जनाब, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो आपको पता ही, हमने आपको बताया बड़े दिनों से कि वो चाइना गए हुए थे। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा जी कि सी पैक जो है उसको बिल्कुल डिट्रैक्टर्स और एडवर्सरीज जो हैं, यानी कि जो दुश्मन है, उनसे बचाया जाएगा और फुल प्रोटेक्शन उसको दी जाएगी। इसके अलावा चाइनीज़ पर्सनल जो हैं उनके ऊपर भी पूरी हिफाजत बिठाई जाएगी। ये जो है जून 4 से 8 पे के दरमियान जो है विज़िट कर रहे हैं चाइना का, और इनको इनवाइट किया था प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। दोनों साइड जो है उन्होंने गवादर के ऊपर भी बातचीत की और जो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंप्लीशन के ऊपर बात की। चाइना ने पाकिस्तान में, आपको पता ही है कि सिंस 2013 बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं और पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट दी और लोन्स दिए हैं ताकि इनके जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो पूरे रहें, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो था रेट, फॉरेन रिजर्व्स जो थे सॉरी, वो बहुत कम हो गए थे। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में और रेल नेटवर्क्स में और रोड नेटवर्क्स में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ 65 बिलियन सी पैक प्लान 65 बिलियन US डॉलर्स सी पैक प्लान। FIA जो है जी, उसने आज इमरान खान साहब की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ग्रिलिंग की, और ये जो इन्होंने कंट्रोवर्शियल ट्वीट की थी, जो कि PTI कहता है कि इन्होंने नहीं की थी, इनकी सोशल मीडिया टीम ने की थी, उस सिलसिले में जिसमें उन्होंने कहा था जी कि फॉल ऑफ ढाका के लिए आप देखें कि दुश्मन के गद्दार कौन था, मुजीबुर रहमान था या कि जो है वो जनरल याहिया थे। तो उसके ऊपर काफ़ी भड़क गए थे ये। इनके जो FIA की एडिशनल डायरेक्टर हैं एयाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब, ये अडयाला जेल पहुंचे थे और उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। इमरान खान साहब अपने लॉयर्स चौधरी जहीर अब्बास और इंतज़ार हुसैन पंजोठा के साथ थे। और FIA जो है, इसके अलावा इन्होंने जो है नोटिसेस बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और रऊफ़ हसन को भी इस सिलसिले में दिए हैं। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब जो हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये FIA जो है इसका क्या ज्यूरिसडिक्शन है और इनको किसने अलाउ किया है, इनके ये जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, कि वो हमें जो है कॉल करें पार्लियामेंटेरियंस को और हमसे पूछें इनका क्या ज्यूरिसडिक्शन है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर नहीं है, और जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके लिए हाउस को इनको बुलाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क में PTI के साथ एसोसिएटेड रहना एक क्राइम बन गया है, और इसलिए ये जो सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ हमारी पार्टी के खिलाफ की जा रही हैं इनको रोका जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं, जो कि इन्वेस्टिगेट केस कर रहे हैं, वो जो कश्मीरी पोएट हैं अहमद फरहाद, उसके सिलसिले में आज उन्होंने जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू की, और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो थे उन्होंने डायरेक्टिव दिया था कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है लोई भीर पुलिस स्टेशन का, कि वो इंश्योर करें कि रिकवर करें पोएट फरहाद को अंडर सेक्शन 164 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्योंकि एक शिकायत डाली थी उनकी जो बीवी है उरूज जैनब ने, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि फरहाद गायब हो गए हैं और उनकी रिकवरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। फिर बाद में पता चला था जी कि वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो पुलिस थी उन्होंने इनको पकड़ लिया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के जो जज हैं उन्होंने कहा कि जी कोर्ट हमेशा हर किसी के राइट्स की प्रोटेक्शन करती है, और ये जो पोएट हैं फरहाद साहब, इनकी भी करेगी। इस सिलसिले में अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कोर्ट के साथ, इनकी वाइफ को कहा उरूज को, कि आप कोर्ट के साथ जो है वो उनको कोर्ट को कॉल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो ऑर्डर्स हैं, मुझे पता है कि मैं अपने ऑर्डर्स को कैसे इम्प्लीमेंट मुझे कराना है। इनकी वाइफ ने कहा था कि 15 दिन से इनके हस्बैंड फरहाद जो हैं वो गायब हैं, और उस सिलसिले में इनको कोर्ट ने बुलाया था। और इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान जो थे, उन्होंने मई 29 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस डायरेक्टिव पे कि इनको रिकवर किया जाए, उनको बताया था कि जी ये आज़ाद जम्मू और कश्मीर के पुलिस के पास हैं और ये खैरियत से हैं और इनको गायब नहीं किया गया है। KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो जो हैं उनके बारे में पता चला है कि वो कुछ बैक डोर कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से और एलिजिडली इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और ये सारी डायरेक्शन जो है उनको शायद इमरान खान साहब ने दी है ताकि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ ये जो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है इसको ख़त्म किया जाए इनसाइड द पार्लियामेंट एंड इवन आउटसाइड। तो उस सिलसिले में ये काफ़ी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ PTI भी और गंडापुर साहब भी अब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। PTI का जो 3 मेंबर कमेटी है उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो ये कॉन्टैक्ट्स जो है इस्टेब्लिश कर सकती है,
for the political and economic stability and de-escalation of tensions. इमरान खान साहब ने ये डिसीजन उस वक्त दिया है जब ये अभी वीडियो लिंक के थ्रू इंटरैक्ट कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के साथ, जिन्होंने इनको सजेस्ट किया था कि आपका पार्लियामेंट के अंदर वापस जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व किया जाए तो इसमें आपको यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, और उसमें आपको लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो उन्हीं की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात ही सुनते हुए इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा इनको, अपनी पार्टी को, कि आप लोगों के साथ रब्ते करें, क्योंकि इमरान खान ने इस मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि बहुत ज़्यादा उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है जब से उनको पावर से निकाला है अप्रैल 2022 में। तो उस पे फिर ये सुझाव जो था ये चीफ जस्टिस साहब ने दिया था कि आप लोगों के साथ बात करना शुरू करो। आज सेनेट के अंदर जनाब बड़ा गर्मी रही पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात दिए गए, चीखा गया, चीख रहे थे सारे लोग एक दूसरे के ऊपर, और शुक्र है अल्लाह का जूतियाँ नहीं उठा के एक दूसरे को मारी, वरना तो कभी कभी ऐसा भी होता है कुर्सियाँ भी उठा के मारते हैं और भी। लेकिन आज बहुत एक दूसरे के ऊपर चीखे गए। हुआ क्या? हुआ ये है कि जो सेनेट है और अपोजिशन बेंचेस हैं उनके अंदर उस वक्त लड़ाई शुरू हुई जिस वक्त जो सेनेट के चेयरमैन हैं यूसुफ रज़ा गिलानी वो प्रिजाइड कर रहे थे सेशन, और उसके बाद 40 मिनट्स के बाद वो चले गए, और फिर जो है पीपीपी की जो सेनेटर हैं पलवशा खान वो आ गई और उन्होंने सेनेट का जो सेशन था उसको चेयर करना शुरू कर दिया। अब इसके ऊपर जो है सारे जो है बाकी के लोग भड़क गए। पीटीआई की सेनेटर जो हैं फौजिया अरशद, उन्होंने कहा जी ये बड़े ही अफसोस की बात है कि डेप्यूटी चेयरमैन हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और पलवशा साहिबा जो है वो आ गई हैं। पलवशा साहिबा ने उसके ऊपर कहा जी कि ये चेयरमैन का प्रोगेटिव है कि वो किसको बनाता है जो है वो चेयर उस दिन के लिए, और मैं जो है सेशन शुरू कर चुकी थी जिस वक्त डेप्यूटी चेयरमैन आए हैं, तो ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके ऊपर फिर पीटीआई के जो शिबली फराज साहब हैं वो उठ गए और उन्होंने कहा जी कि ये मॉकरी है और ये हाउस को की सैंक्टिटी को डैमेज कर रहा है जो आज किया गया है। डेप्यूटी चेयरमैन बैठे हुए हैं और पलवशा साहिबा जो हैं वो आ गई हैं। उसके ऊपर पलवशा साहिबा ने उनको कहा जी कि आप अपनी जरा टोन देखें कि आप कैसे बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर शिबली साहब ने कहा जी कि मैं वैसे ही बात कर रहा हूं जैसे आप मुझसे कर रही हो। पीपीपी के सेनेटर फारूक नाइक साहब जो है फिर उसको इन्होंने पलवशा साहिबा ने कहा कि मैं इन लोगों को सेशन डिरेल नहीं करने दूंगी तो आप इस पे बात करें। तो नाइक साहब ने कहा जी कि असल में तो जो है ये चेयरमैन का वाकई प्रोगेटिव होता है कि वो किस वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, क्योंकि वो पहले ही 3-4 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नाम दे देता है कि मेरी एब्सेंस में ये लोग प्रिजाइड करेंगे सेशन को, तो कोई भी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो प्रिजाइड सेशन कर सकता है सेनेट का, और इसमें कोई भी रूल की वायलेशन नहीं है। और इसके ऊपर पलवशा साहिबा ने भी कहा कि कोई भी मुझे बुली नहीं कर सकता और फोर्सिबली मुझे निकाल नहीं सकता। लेकिन जेयूआई के सेनेटर अताउर रहमान साहब ने भी कहा कि सेनेट का जब सेशन शुरू हुआ था तो डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों ही आगे थे, तो यह बिल्कुल इनकरेक्ट है कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेशन को चलाए जबकि डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं वो बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर। तो इसके ऊपर फिर जो अपोजिशन के बेंचेस थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, फिर से चोर चोर। इसके ऊपर पीएमएलएन के जो सेनेटर है तलाल चौधरी साहब, उन्होंने बड़ा अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं था कि आप पीएमएलएन के डेप्यूटी चेयरमैन के साथ इतना प्यार करते हैं, तो मतलब जब जिस वक्त आपको जो चीज़ सूट करती है पीटीआई वालों को आप उस वक्त वो करते हैं, तो इस वक्त आपको ये सूट कर रहा है कि आप हमें सपोर्ट करें तो आप कर रहे हैं, जब आपको नहीं करता तो आप नहीं करते। बहरहाल काफ़ी जनाब हंगामा जो है यहाँ पे रहा। पाकिस्तान के अंदर जी एक नेशनल फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल की गई है सोशल मीडिया के ऊपर, और इसमें कहा गया है कि तकरीबन 4 के करीब ऐसे जो हैं वो सोर्सेज ढूंढे गए हैं, यानी कि जो वाइडर ऑडियंस को केटर करते हैं वहाँ पे ये फायरवॉल लगाई गई है ताकि जो अनवांटेड कंटेंट है वो लोगों तक ना पहुँच सके। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी थी लेकिन वो लिमिटेड थी, वो हर कुछ कंटेंट तो कर सकती थी, वेबसाइट पूरी को ब्लॉक नहीं कर सकती थी। 2013 में ये जो फिल्टर्स थे कनाडा बेस्ड नेट स्वीपर जो है उससे लिए गए थे, और अब जो है ये पीटीसीएल ने इनको इंस्टॉल किया है, और ये जो है 65% सबमरीन केबल्स जो हैं उनको
ये केटर करती हैं और कनेक्ट करती हैं पाकिस्तान को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें लोगों का कहना है जी कि इनका मेनली तो दो ही पर्पसेस हैं कि एक तो पता लगाया जाए कि आइडेंटिफाई किया जाए कि सोर्स क्या है, लोकेशन क्या है जहां से जो गवर्नमेंट कह रही है कि प्रोपेगेंडा मटेरियल आता है तो वो कहां से आ रहा है, और नंबर दो ये जो है कि इसको ब्लॉक किया जाए और फिर ये अकाउंट्स जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन असल में लोगों का कहना है जी कि जो डायसेंटिंग वॉइसेस हैं सोशल मीडिया पे उनको बंद करने की ये एक कोशिश है, लेकिन जाहिर है कि लोग और तरीके निकालेंगे अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए। तो ये जो इस तरह का फैशिज्म चल रहा है कि जी आप सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देंगे, कंटेंट ख़त्म कर देंगे, उनसे क्या होगा, लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। सर इन चीज़ों से ऐसे नहीं होता, प्यार करने के लिए आपको अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेंगी। हम बड़ा इस चीज़ को बुरा मनाते हैं कि मुशर्रफ साहब ने एक सिटिंग गवर्नमेंट को हटा के कू किया और खुद आए, लेकिन मुशर्रफ साहब ने ये हरकतें कभी भी नहीं की थी, लोगों को उठवाना मरवाना और ये जी कंटेंट जो है ये सोशल मीडिया का इसको बंद कराना। तो ज़रा सीख लें, आप उन्हीं से सीख लें, आपके मिलिट्री के ही बंदे थे वो। ये क्या आपका तमाशा है कि जी पहले आपने कितना अर्सा ट्विटर को बंद रखा है, क्या हुआ फिर लोगों ने दूसरे तरीके निकाल लिए अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आप एक मुल्क पाकिस्तान में ये सब चीज़ें बंद करेंगे, दूसरी दुनिया में आप ये नहीं बंद कर सकते। जो लोग जो पाकिस्तानी जो डायसेंटिंग वॉइसेस सारी दुनिया में बैठे हैं वो वहां के सोशल मीडिया पे सब कुछ डालते रहेंगे आपके अगेंस्ट, और आपके अगेंस्ट और चीज़ें डालेंगे, आपको ये चीज़ें डैमेज करेंगी। तो अकल के नाखुन लें। बहरहाल जी कोई ना दा हाल नहीं है, किस मतलब है 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और लोगों को स्टोन एज में लेके जाना चाहते हैं, हद ही हो गई है बिना कलोते। अच्छा जनाब, जो गठबंधन और जोड़ तोड़ जो है हिंदुस्तान में भी चल रहा है, क्योंकि मोर और लेस वैसे तो एनडीए ने कह दिया है कि मोदी जी जो हैं फिर से थर्ड टर्म के लिए इंडिया के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो भी आराम से नहीं बैठी हुई है। इंडिया ब्लॉक जो है वो वैसे ये देख रहा है सारी डेवलपमेंट्स बड़ा क्लोजली, और कांग्रेस तो वैसे जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कहा था कि हम आने वाले दिनों में एक अप्रोप्रिएट टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे कि कहीं जो है बीजेपी उसको चुरा ना ले। लेकिन दूसरे जो अलायंस के लोग हैं जैसे कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना और इवन आम आदमी पार्टी वाले जो हैं वो अब जो है पैगाम भिजवा रहे हैं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को और जेडीयू के नीतीश कुमार साहब को, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर भी हैं। इस सिलसिले में पता चला है कि जो इन्होंने रोप इन किया है यादव साहब को कि वो बात करें नायडू साहब और कुमार साहब से, क्योंकि वो इनके वालिद साहब मुलायम सिंह के बड़े जो हैं वो दोस्त थे। इसके अलावा जो ममता बनर्जी हैं उनके जो नेफ्यू हैं अभिषेक और इनके जो पार्टी के कॉलीग हैं डेरेक ओब्रायन, वो भी यादव साहब से मिले हैं न्यू दिल्ली के अंदर। और आम आदमी पार्टी जो है वो भी अब चाहती है, उसके भी जो लीडर्स हैं संजय सिंह और राघव चड्ढा वगैरह, वो भी अब ममता बनर्जी और शिवसेना के लीडर संजय राउत और बनर्जी और ओब्रायन, इन सब लोगों से वो भी मिल रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी और ओब्रायन जो हैं इस वक्त पहुंचे हुए हैं मुंबई में और शिवसेना के उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम और पार्टियों को लाना चाहते हैं इंडिया ब्लॉक में ताकि बीजेपी का रास्ता जो है बंद किया जाए। अलबत्ता जो यादव साहब हैं वो कह रहे हैं कि नायडू साहब और कुमार साहब की मोरलेस बात जो है वो बीजेपी के साथ हो गई है और हमें लग नहीं रहा है कि ये साइड्स चेंज करेंगे। हो सकता है कि ये ना ही करें, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रही है इंडिया अलायंस के बीजेपी जो है उसको इस दफ़ा उसके टोज पे रखा जाए और इतना प्रेशर डाला जाए अपोजिशन की तरफ से कि वो अपनी मनमानी इस दफ़ा ना कर पाएं। तो पायन ये सब कुछ चल रहा है, सिलसिला जारी है। ठीक है जी, ये है। अच्छा जी, आपको पता ही है कि हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि जो बहुत बैडली क्रैश कर गई थी जो थी स्टॉक मार्केट जो है इंडिया की, और उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने बहुत ज्यादा ब्लेम दिया था बीजेपी को। बीजेपी ने आज उल्टा एक्यूज किया है राहुल गांधी जी को कि वो स्केयर कर रहे हैं और वो कंस्पायर कर रहे हैं डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ताकि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज का वो खराब हुए। इसके ऊपर बात करते हुए पीयूष गोयल साहब जो हैं यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि अब तो खैर नहीं है, अब तो पता चलेगा कि बनेगा कि नहीं। बहरहाल फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने आज कहा है कि जो गांधी जी जो हैं वो ये जो बिगेस्ट स्कैम जिसके के अंदर ये जब स्टॉक मार्केट इनकी क्रैश की थी तो
30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था लोगों को। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, और ये बिला वजह का बैड सेंटीमेंट गांधी साहब जो हैं ये क्रिएट कर रहे हैं और बिल्कुल यूजलेस कमेंट्स अपने जो हैं वो दे रहे हैं। इसका कोई लेना देना ट्रेडिंग के साथ नहीं है। ये जो 30 लाख करोड़ का आंकड़ा इन्होंने पेश किया है, और इसीलिए लोग जो हैं राहुल गांधी को इतना पसंद नहीं करते और इसको ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इसको बिल्कुल फाइनेंस की समझ जो है वो नहीं है। और मोदी जी जो है अब वापस आ रहे हैं और मार्केट्स के अंदर फिर से जो है वो कॉन्फिडेंस आ गया और ये स्टेबलाइज हो रही हैं और बड़े हाई के ऊपर इस वक्त हमारा स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। इसके अलावा पीयूष गोयल साहब ने कहा कि गांधी जी इसलिए डेस्परेट होकर ये इतने इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि इनकी पूरी इंडिया अलायंस जो है वो फेल हो गई है एक दफा फिर से पावर में आने के लिए, और बीजेपी चूंकि फिर से गवर्नमेंट बनाने वाली है और जिसमें कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह साहब जो है होम मिनिस्टर रहेंगे, तो इसलिए अब राहुल गांधी को बहुत ज्यादा तकलीफें पड़ी हुई हैं। पायन व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये हैं? ऐसे ही बेचारे हमारे पप्पू को आप रुला रहे हो खाम खाई हैं। अच्छा जनाब, निखिल अडवाणी की जो फिल्म आ रही है जॉन अब्राहम, शर्वारी वाघ और तमन्ना भाटिया के साथ वेदा, ये क्लैश करेगी एक और बहुत बड़ी फिल्म जो है सुकुमार की, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फाजिल, इनके साथ जो आ रही है पुष्पा 2 द रूल। बॉक्स ऑफिस पे ये एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगी क्योंकि दोनों ही फिल्मों ने कहा है कि ये 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज की जाएगी। इसके अलावा एक तीसरी फिल्म जो थी रोहित शेट्टी की, जिसके के अंदर अजय देवगन, दीपिका पाडुकोण और रणवीर सिंह थे, सिंघम अगेन, वो भी इंडिपेंडेंस डे पे आने वाली थी, लेकिन कश्मीर से शूटिंग अप करते हुए रोहित शेट्टी ने कहा है कि अब हम इसकी डेट जो है जल्द ही अनाउंस करेंगे, यानी कि उसका मतलब है कि एटलीस्ट ये फिल्म जो है अब इंडिपेंडेंस डे पे नहीं आएगी। तो ये जनाब बड़ी बड़ी फिल्में जो है क्लैश उनका आने वाला है। नाग अश्विन की जो साइंस फिक्शन फिल्म है काल्की 2898 AD, उसका आज पोस्टर जो है अमिताभ बच्चन ने शेयर किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ प्रभास, दीपिका पाडुकोण और कमल हासन रहेंगे। उन्होंने कहा जी कि दिस इज रिलीजिंग ऑन जून 27, और इसके अंदर बड़ा इनका जो है वो जो नया पोस्टर एज अस्वत्थमा, जिसमें कि ये एज अस्वत्थमा प्ले करेंगे रोल इस फिल्म में, उसका ये पोस्टर इन्होंने शेयर करते हुए कहा कि जी वेटिंग फॉर द ग्रेट ऑनर ऑफ बीइंग इन द कंपनी ऑफ ग्रेट्स, और उसमें दिखाया जा रहा है कि ये एक बैटल ग्राउंड के अंदर हैं, लोग मरे हुए साइड पे पड़े हैं, पीछे एक बहुत बड़ा सारा एक व्हीकल नजर आ रहा है और इनके माथे के ऊपर जो है वो एक फ्लैश हो रहा है जेम, और इनके हाथ में एक वेपन है। तो लोग ये देख के जो है काफी एक्साइटेड है और जो है वेट कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सिंगर जो हैं वो कहते हैं जी कि अब मैं हिंदी फिल्मों के गाना गाने के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा। सुखविंदर सिंह साहब ने यह बात उस वक्त कही, उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो थे मेरे बारे में गलत बातें जो हैं उनको फैलाई गई थी और उनको बताई गई थी और फिल्म वालों को भी बताई गई थी कि सुखविंदर सिंह जो है बेतहाशा पैसे जो है वो चार्ज करता है। मेरे पास बहुत सारे 6 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट थे और हर फिल्म में गाना गाने के मुझे 10 लाख से 11 लाख रुपए दिए जा रहे थे। मैंने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट भी वापस कर दिए हैं फिल्म वालों को, और मैंने उनको कहा जी कि मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। तो उनसे वो कहते हैं जी कि इनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने मेरे से कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको कुछ तो पैसे लेने पड़ेंगे। तो मैंने उनसे कहा जी 1 रुपया लिख दो, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और कहा जी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सुखविंदर सिंह कहते हैं कि मैंने उनको कहा जी कि चलो फिर तुम 2 रुपये लिख दो। वो कहते हैं जी कि मैं अपने बारे में ये गलत आइडिया खत्म करना चाहता हूं, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है और मैं पैसे का भूखा नहीं हूं और मैं मुफ्त में आपके गाने गाऊंगा, तो इसलिए जो है आप मेरे 2 रुपये अब लिख दो, 2 रुपये आपको चार्ज करूंगा मैं, तो फ्री है ये ऐसे। अच्छा जनाब, ये जो न्यूयॉर्क के अंदर ये जो नसू काउंटी क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच है इसके ऊपर बेतहाशा एतराज आए थे, उसके ऊपर अब आईसीसी जो है वो कह रही है कि हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। खासतौर पे इंडिया और आयरलैंड का जो मैच उसमें चला था, इसमें नसू ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे और सरफेस जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसके अलावा जो इंडिया
पाकिस्तान का मैच जून 9 को आने वाला है। उस सिलसिले में लोगों ने आईसीसी से कहा है कि ये ग्राउंड जो है इसको बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है। इससे पहले साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में भी जो मैच आया था उसमें काफी प्रॉब्लम्स आई थी। 77 के जो स्कोर के ऊपर सबको आउट कर दिया था, और फिर जिस वक्त इंडिया और आयरलैंड का मुकाबला था उसको में भी 96 पे जो है वो टीम एक को आउट कर दिया गया था। तो वो कह रहे हैं कि ये पिच बिल्कुल ठीक से बनी हुई नहीं है। इसके अलावा रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जो हैं वो आयरलैंड के साथ जब मुकाबला हो रहा था तो उसमें वो जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा जो बुमराह हैं इंडिया के बॉलर, उन्होंने इंजर किया आयरलैंड के हैरी टेक्टोर को, उसकी फिंगर जो है उस पर। तो वो कह रहे हैं जी कि ये पिच बिल्कुल ठीक नहीं है और पिच को ठीक करने की जरूरत है। तो अब आईसीसी कह रहा है कि हम इस पिच को ठीक करेंगे। पाकिस्तान के अंदर फैंस जो हैं, जो कुछ कारनामा पाकिस्तान ने कल किया उस पर काफ़ी गुस्से हैं, और उसके लिए उन्होंने कहा जी काफ़ी पाकिस्तान टीम को लैम्बैस्ट उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि आज़म खान की कोई जगह नहीं बनती थी, आज़म खान को क्यों खिलाया गया, जब ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा था तो इसको क्यों लाए आप, और ये जो है पहली बॉल के ऊपर भी आउट होके चला गया था, इसको फील्डिंग करनी भी नहीं आती है, तो इसको आप क्यों लाए थे। लेकिन इसके बीच में बाबर आजम जो हैं, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि ये आप क्या कहना चाहते हैं आजम खान के बारे में, तो उन्होंने उसके बारे में बात करने के बजाय उन्होंने कहा जी कि हमें फर्स्ट 6 ओवर्स जो था उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, हमने मोमेंटम बनाया ही नहीं, हमारे रेगुलर डिसमिसल्स होते रहे, और जो स्कोर इस पिच के ऊपर जितना हमने बनाया था वो काफ़ी था, लेकिन हमारे जो बॉलर्स थे उनको अच्छी परफॉर्मेंस देने की जरूरत थी, स्पेशली इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, जो कि वो नहीं दे सके। स्पिनर्स जो हैं वो मिडिल ऑर्डर में कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने यूएस की जो टीम है उसका प्रेज किया, और आजम खान के बारे में कोई स्पेसिफिक उन्होंने बात नहीं की। आज पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूयॉर्क पहुंची है, और यहाँ पे इनको रिसीव किया है पाकिस्तान के काउंसल जनरल आमिर अहमद अतुकजई ने, और उन्होंने इनको गुड विशेस जो हैं वो दी हैं। अब ये जो बैड परफॉर्मेंस हुई है जी, इसके ऊपर शाहिद अफरीदी ने भी और वसीम अकरम ने भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी एतराज़ किए हैं, और वसीम अकरम ने तो शाहिद अफरीदी ने तो ब्लंडर्स जो हैं वो ये जो किए गए थे ग्रैंड प्रेरे स्टेडियम डैलस के अंदर, उसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा जी इनकी ह्यूज मिस्टेक ये थी कि इफ्तिखार को ये लेकर आए थे इंस्टेड ऑफ फखर ऑन द फर्स्ट बॉल ऑफ सुपर ओवर। जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो सूट करता था फखर के लिए, क्योंकि उसका बॉलिंग एक्शन ऐसा था, तो उसको लाना चाहिए था। इसके अलावा मुझे नहीं समझ आ रही कि इफ्तिखार जो है उसको क्यों कहा गया कि वो एक लेफ्ट आर्मर जो है उसको वो फेस करे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आमिर ने बॉलिंग तो अच्छी की थी, लेकिन उनको सुपर ओवर में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि आप देख लें कि उनको कितने ज्यादा उसने एक्स्ट्रास दिए हैं। हालांकि उसके पास एक्सपीरियंस था और उसको पता है कि उसने यॉर्कर्स कैसे बॉल करने हैं, और बॉल जो है बहुत रिवर्स हो रही थी, तो उसको पता होना चाहिए था कि मुझे इन रन्स को रोकने की जरूरत है, उसने क्यों नहीं रोके। इसके अलावा वसीम अकरम जो है उन्होंने तो कहा कि पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, और विनिंग लूजिंग जो होती है दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन जिस तरह से ये लोग जो हैं खेले हैं वो पैथेटिक है, क्योंकि बंदा लास्ट बॉल तक फाइट करता है। एनीवेज इट वाज अ बैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और पाकिस्तान ने वो कह रहे हैं जी कि यहां से उनका मोरल इतना नीचे हो गया कि अब आगे भी ये स्ट्रगल करेंगे और सुपर 8 में ये बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। खासतौर पे जो इनका मुकाबला है जून 9 पे इंडिया के साथ, तो और भी 2 अच्छी टीम्स हैं, एक कनाडा और एक आयरलैंड। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन आयन बिशप जो हैं उन्होंने एक्स के ऊपर कहा है, स्पिरिट्स ऑफ पाकिस्तान, यू आर अ वेरी गुड टीम, यू आर एन एक्सट्रीमली गुड टीम ऑन अ गुड डे, कीप फेथ। तो ये जनाब इन बिशप ने कहा है। ठीक है मैन, ठीक है जी, सही है, ओके जी। और जनाब आज कनाडा जो है उसने विन किया बाय 12 रन्स अगेंस्ट आयरलैंड इन द 13th मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप एट नेसू काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन न्यूयॉर्क। और ये जो था इनका स्टार्ट फिर से बहुत पुअर था, क्योंकि आयरिश बॉलर्स जो थे उन्होंने फर्स्ट 9 ओवर्स में 53 रन्स के ऊपर ही जो टॉप ऑर्डर था उसको डिसमिस कर दिया था, और बहुत ही लो स्कोरिंग फाइट थी न्यूयॉर्क के अंदर। लेकिन निकोलस जो कर्टन है उन्होंने 49 रन्स बनाए ऑफ 35 बॉल्स। इसके अलावा श्रेयस मोवा जो हैं उन्होंने 37 बनाए, और इन दोनों ने मिलकर इनिंग्स को स्टेबलाइज किया, और मोवा जो थे वो तो लास्ट बॉल तक पिच के ऊपर रहे। इन्होंने फिर कनाडा ने 137 फॉर 7 बनाए। आयरलैंड के क्रेग यंग और बैरी मैकॉर्टी जो है उन्होंने 2-2 विकेट्स ली। आयरलैंड के जो स्किपर थे पॉल स्टर्लिंग, उन्होंने पहले टॉस विन किया था एंड ही ऑप्टेड टू बैट।
तो आज जनाब कनाडा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, हालांकि आज स्कोर बहुत ही लो था, लेकिन इसको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डिफेंड, हाँ बड़ी ख़राब है, बहुत ही सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड, बहुत ही बकवास है, इसीलिए आज आईसीसी ने कहा है कि नहीं हम देखेंगे कैसे ठीक कर सकते हैं। और जनाब आज 7:30 पे दूसरा जो मुकाबला है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का है, तो वो जिस वक्त हमारे हाँ दैट्स द वन टू वॉच एक्चुअली, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं, अफगानिस्तान की टीम भी अमेजिंग हो गई है। तो अभी जिस वक्त हम आपके साथ एक्सपर्ट के साथ हम बात कर रहे होंगे, तो जो भी कोई आ रहे होंगे रिजल्ट्स वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी जनाब हमारी आज की खबरें।